तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड प्राइम की। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सबसे पहले हरिद्वार से आपको खबर देंगे, जहां पर शराब बिक्री को इजाजत मिल गई है। शराब बिक्री की इजाजत हरिद्वार में भी मिली है और वक्त सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक का। यहां पर भी सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी और शराब के लिए सुबह 6 बजे से लाइनें लगी हैं। लाइन सुबह 6 बजे से लग गई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं हरिद्वार से। नियमों के पालन के लिए पुलिस यहां पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। हालांकि रेड जोन में है हरिद्वार। कोरोना के जो भी पॉजिटिव केसेस यहां से आए थे वो सभी के सब ठीक हो चुके हैं, लेकिन रेड जोन में है। इसको लेकर अलग से विवाद चल रहा है कि हरिद्वार को रेड जोन में क्यों रखा गया जब कोरोना का एक्टिव केस नहीं। लेकिन इस बीच में शराब की दुकान खोलने के साथ साथ राहत मिली है वहां के लोगों को। और आपको बता दें कि 6 बजे से ही हरिद्वार में ठेकों पर लाइन लगी हुई दिखाई दी। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप तो है ही। अब लॉकडाउन के तीसरे फेज में शराब की बिक्री, जी हां, शराब की बिक्री यहां शुरू हो गई है और लंबे अरसे के बाद शराब की बिक्री को लेकर यहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। इस हुजूम को देखते हुए पुलिस भी वहां पर मुस्तैद रही। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भीड़ कितने लोगों की शराब की दुकानों के बाहर दिख रही है। तो जान है तो जहान है, जान भी जहान भी, इस तरह के नारे दिए। लेकिन अब एक नारा और दिया जा सकता है कि शराब है तो जान है। अल्मोड़ा, रुड़की, रामनगर की इन तस्वीरों को देखिए और आप इंतजार करते हुए लोगों को देखिए और इनके संयम की आप दाद दीजिए। इनके संयम को आप देखिए कि धूप हो, आंधी तूफान या बड़ी आपदा आ जाए, शायद उसके बाद भी इनके पांव न डगमगाएं। ये खड़े हैं, इनका संयम देखिए। देश इस वक्त इतनी जटिल परिस्थिति से गुजर रहा है, इतनी मुश्किल विपदा आ रखी है हमारे देश के ऊपर कोरोना की, लेकिन ये लोग लाइन में खड़े रह के इंतजार कर रहे हैं। राशन के लिए, वोट देने के लिए जब जाते हैं तो तब ये संयम नहीं दिखता, भले ही ना दिखता हो, लेकिन शराब के लिए दिख रहा है। तो शराब के प्रति इनका प्रेम आप देखिए, वो बेचैनी, वो व्याकुलता, वो व्यग्रता आज दिख रही है। सड़कों पर है, जहां जहां हरिद्वार में दुकानें आज से खुली हैं तो सुबह से 1 घंटे पहले से लोग लाइन में खड़े हो गए। लोगों को मालूम है कि कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जानी है, इसलिए लोग सबसे पहले ठेके तक पहुंचना चाह रहे थे। स्वागत किया गया बाकायदा कई जगहों पर। पुलिस वालों की विशेष ड्यूटी लगानी पड़ी है कि शराब लेते वक्त लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जहां पुलिस नहीं है वहां लॉकडाउन का कोई पालन नहीं हो रहा है। ये विडंबना है कि चाय की दुकानें, वो गरीब मजदूर, वो गरीब आदमी अपनी चाय की ठेली नहीं खोल पा रहा है, लेकिन शराब की दुकानें खुली हैं। चाय की वजह से 10-20 रुपए वो कमा लेता था, लेकिन वो कमाई उसकी बंद हो गई है। लेकिन लाखों करोड़ों और कम से कम सरकार के राजस्व में आ रहा है। अब इसी के जरिए सरकार को लगता है कि शराब से कमाया हुआ पैसा वो गिरती हुई इकोनॉमी को इससे बचाएगा। तो अल्मोड़ा, रुड़की, रामनगर की तस्वीरें। लेकिन इससे तरह आपको मैं बता दूं कि चाहे पौड़ी हो, चाहे कोटद्वार हो, चाहे बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, जिलों के नाम बदल लीजिए और ठेकों के बाहर तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। दूर दूर से गांव ठेकों तक पहुंच रहे हैं। इस बीच में बहुत बड़ी खबर, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बड़ा ऐलान किया है। बड़ा ऐलान किया है रमेश पोखरियाल निशंक, एचआरडी मिनिस्टर। 26 जुलाई को नीट की परीक्षाएं होंगी। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 26 जुलाई को नीट की परीक्षाएं होंगी। उस पे वीडियो है, 1886 उस पे ऑडियो है और ई बुक 996 से भी अधिक उस पे ई बुक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये दो के अलावा यदि मैं आपको ये कहूं कि मुक्त शैक्षणिक संस्थानों का राष्ट्रीय भंडार जो हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है, उसको भी आप देखेंगे तो 14,000 से भी अधिक तो उस पे फाइलें हैं और उन 14,000 फाइलों में 401 तो संग्रह हैं, दस्तावेज 2,780 दस्तावेज हैं, 6,000 से भी अधिक वीडियो हैं, 1,500 से भी अधिक उस पे ऑडियो हैं और 2,500 से भी अधिक उसमें खूबसूरत तमाम प्रकार के चित्र हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं तो संवादात्मक जो शैली में है उसके भी टुकड़े हैं, 1,500 से भी वो अधिक टुकड़े हैं। तो मैं ये कहूंगा आपको कि आपके पास पढ़ने की कोई कमी नहीं है। आइए आप उस पोर्टल पर जाकर के अपने प्रकार की सामग्री को आप
कर सकते हैं और आपको पूरी मदद मिलेगी। जी विकास जी, विकास उत्तराखंड से हैं और विकास जी, मैं अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ। कृपया हमें बताएं कि कॉलेज कब खुलेंगे, कक्षाएं कब प्रारंभ होंगी। आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में हैं और आपको कल परसों में जो हमने शैक्षणिक अब आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अब अल्मोड़ा की तस्वीरें। यहाँ पर ये इलाका ग्रीन जोन में है, लेकिन जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ी है उसमें सारे नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ती दिखाई दी। यहाँ पर शराब के लिए लंबी लाइन देखने को मिली तो दूसरी तरफ पुलिस लगातार भीड़ कम करने की अपील ही करती रही। आप बाजार में देखिए, आम दिनों की तरह रौनक। लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दरमियान छूट मिली। हालांकि अल्मोड़ा ग्रीन जोन में यहाँ पर पहले की तरह व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बीच में लोगों से अपील की गई कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बढ़ते आगे और अब आपको दिखाते हैं हाल रुड़की का। यहाँ पर देहात इलाकों में लंबे अरसे के बाद शराब की दुकानें खुली तो लोग वहां पर उमड़ पड़े और यहाँ भी तस्वीर बाकी जगहों से अलग नहीं थी। शराब खरीदने के लिए भीड़ भी दिखी और पुलिस भी मुस्तैद दिखाई दी और जो लाइन लगी थी उनसे कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें। तो ये तस्वीरें रुड़की की हैं। रुड़की के बाद अब आपको रामनगर लिए चलते हैं। यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि जब शराब की दुकान खुली तो नज़ारा था कैसा। आप भी देखिए, यहाँ पर 2 दुकान खुलवाई गई लेकिन लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग गई। लोगों ने शराब खरीदी लाइन में लगकर। ये तस्वीरें हैं रामनगर की। रामनगर में जब शराब की दुकान खुली तो लोग शायद इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे और घर से निकल पड़े कि आज शराब तो लेकर आनी है। एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, शराब की बोतल किसी तरह से उन्हें मिल जाए और उसके बाद लाइन में लग गए। सिर्फ शराब के लिए ही नहीं, लोग आमतौर पर भी रियायत का फायदा उठा रहे हैं। कोटद्वार में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। शराब बिक्री की छूट मिली तो यहाँ पर बड़ी भीड़ देखने को मिली। इसके अलावा बाजारों में भी काफी हुजूम नजर आया, जिसके बाद जाम जैसे हालात हो गए। ये कोटद्वार की तस्वीरें हैं पंजाब नेशनल बैंक के बाहर। पहले तो आप देखिए कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, कहीं नहीं। दूसरे स्टोर्स वहाँ पर हैं, वहाँ पर किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया। माना कि ग्रीन जोन में है, कोरोना के केसेस नहीं है, लेकिन एहतियात तो बरता ही जाना चाहिए। एहतियात बरता जा सकता था, लेकिन ये बेफिक्री है और लापरवाही के दायरे में आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ देश में घट रहा है, विश्व में इतना कुछ घट रहा है, उसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। इस बीच में बड़कोट से हम बहुत बड़ी खबर आपको देंगे। बड़कोट में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। गर्भवती महिला को 14 किलोमीटर पैदल लेकर लोग पहुंचे। ये खबर बड़कोट से हम दे रहे हैं। गर्भवती महिला को 14 किलोमीटर पैदल लेकर ग्रामीण पहुंचे हैं। ये स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को दर्शाता है। अस्पताल पहुंचने तक बच्चे को बचाया नहीं जा सका। बच्चे की मौत का कारण कौन है? क्या वो लोग हैं जिन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, या वो हैं जिनकी जिम्मेदारी एम्बुलेंस पहुंचाने की थी? कौन है जिम्मेदार? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? आप अपने अनुसार, अपने विवेकानुसार दोष किसी पर भी मर सकते हैं, लेकिन वो बच्चा जिसको इस जिंदगी में आना था, वो जिंदगी में आया तो, लेकिन आंखें बंद करके 14 किलोमीटर पैदल लेकर ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों ने तो पूरी कोशिश की अपने स्तर पर कि वो बच्चे को बचा सकें। गर्भवती महिला जो दर्द से करा रही थी, अंदाजा लगाइए, जिसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए था, वो 14 किलोमीटर लोगों के कांधों पर अस्पताल तक आई। अस्पताल तक तो पहुंची इस उम्मीद से कि उसका बच्चा सुरक्षित होगा, कम से कम इतना दर्द सहने के बाद, लेकिन उसका बच्चा जिंदा नहीं बचा। उसका बच्चा नहीं बचा है। समय पर अगर इलाज मिल जाता तो उसका बच्चा उनके पास होता। उन लोगों की मेहनत रंग लाती जिन्होंने इस महिला को अस्पताल 14 किलोमीटर तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी खबर है और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को दिखाता है
कि जब ये दावा किया जाता है कि हम उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, तो एयर एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है, एम्बुलेंस नहीं है। आप इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बदहाल स्थिति है। सबसे पहले इस खबर को हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों में देखिए कैसे पैदल चले जा रहे हैं लोग इस उम्मीद में कि गर्भवती महिला सुरक्षित जो है अस्पताल तक पहुंच जाएगी और एक हष्ट पुष्ट एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो बच्चा नहीं बच पाएगा, बच्चे को वक्त पर उपचार मिल जाता। ये बड़कोट का दुर्गम इलाका है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं पहुंच पाई आज तक? आज़ादी के इतने साल बाद तक अभी तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वहां पर महरूम रहना पड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार से जब सवाल पूछा जाता है, प्रतिनिधियों से सवाल पूछा जाता है, तो बड़े बड़े दावे कर लेते हैं। नितिन चौहान हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं कि कौन से गांव के लोग रहने वाले हैं? क्या गांव के आसपास कोई अस्पताल नहीं था? आप कौन से अस्पताल लेकर आए थे लोग जो 14 किलोमीटर चलना पड़ा इन्हें? देखिए राजीव, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो उत्तरकाशी जिले का दूरस्थ तहसील है मोरी, मोरी के अंतर्गत 4 गांव ओसला, गंगार, पानी, ये 4 ऐसे गांव हैं जो काफी दूरस्थ गांव हैं। और करीब अगर हम बात करें मोरी तहसील से तालुका तक तो मोटर मार्ग है, लेकिन इसके बाद करीब 14 किलोमीटर का जो, क्योंकि जो ये महिला वाला जो केस आया है ये गंगाड़ी की रहने वाली थी और गंगाड़ ओसला तालुका से करीब 14 किलोमीटर पैदल रास्ता यहाँ के लिए पड़ता। और पिछले दिनों ही ये जो महिला है किसी तरीके से जो ग्रामीण है उसे अस्पताल लेकर आते हैं मोरी में, 14 किलोमीटर पैदल चलकर कंधों पर लेके आते हैं। और वहां तो पता चलता है, जब प्रसव हो जाता है तो पता चलता है कि जच्चा सही है लेकिन बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो प्रशासन है वो हड़कंप में जरूर आता है कि ये जो ये घटना हुई है, किस तरीके से घटना हुई है। जांच में यही पाया गया कि ये जो महिला है लॉकडाउन के चलते ये अस्पताल में समय से अपना जांच नहीं करवा पाई। इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र में ये महिला रहने वाली है वहां पर बिल्कुल भी मोबाइल का नेटवर्किंग, कोई भी ऐसा नेटवर्किंग संचार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसमें वक्त रहते ये बताया जा सके। यही कारण है कि अभी पुरोला प्रशासन और मोरी प्रशासन द्वारा सैटेलाइट फोन की उपलब्धता इन गाँव में करा दी गई है। इसके अतिरिक्त जो कोविड-19 या फिर जो गाँव की आशा कार्यकर्त्री और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है उनको बिल्कुल गंभीरता से इस तरह के जो केसेस हैं उनको लेने की बात कही गई है। नितिन, ये मामला कब का है? देखिए, ये जो तस्वीर जो सामने आई थी 3 से 4 दिन पहले ये तस्वीर सामने आई थी, क्योंकि ये ऐसा दुरस्त एरिया है। जब ये मोरी में पहुंचे उसके बाद जो ग्रामीणों ने जो अपने मोबाइलों में फुटेज तैयार किए थे वो उसके बाद तक पहुंच पाई है। राजीव, ठीक है नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मामला है गंगाड़ का और आपको ये बता दें कि सड़क यहाँ पर पहुंची ही नहीं है। सड़क नहीं पहुंची तो लोगों के पास सिर्फ एक विकल्प है, एकमात्र विकल्प है कंधे तक। 14 किलोमीटर का पैदल रास्ता, एक गर्भवती महिला कैसे अस्पताल तक पहुंचेगी? अस्पताल को क्यों नहीं इन गांव तक होना चाहिए? ये वो गांव है जहां पर मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं पहुंचता है। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे करीब 18,000 लोगों ने घर वापसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन अब प्रवासियों को लेकर राजनीति शुरू होने लगी है। जी हां, प्रवासियों को लेकर राजनीति शुरू होने लगी है। प्रवासियों को उत्तराखंड वापस लाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस लगातार राज्य सरकार से जल्द लोगों को उत्तराखंड वापस लाने की मांग कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार पहले प्रदेश के शिविरों में रह रहे लोगों को उनके घर भेज रही है। और हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठे भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अजीत, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि किस तरह की राजनीति प्रदेश में अब शुरू हो गई है। बीजेपी का स्टैंड क्या है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए राजीव, ये कई तरह की जटिलताएं एक जगह एकत्र हो गई है और जो बाहर से आने वाले लोग हैं और जो राहत शिविर से आने वाले लोग हैं, दोनों की अलग अलग कैटेगरी है। जो राज्य सरकार के शिविरों में रह रहे हैं उनको अपने घर तक पहुंचाना राज्य सरकार के लिए थोड़ा आसान काम है, क्योंकि वो पहले से क्वारंटाइन में है। अगर वो गांव के पास जाएंगे, गांव में जाएंगे, अपने घरों में रहेंगे तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी।
जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, छात्र हैं, जो काम करने वाले हैं, कामगार लोग हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो कांग्रेस चाहती है कि वे इनके साथ साथ उनको भी वापस लाया जाए। तो पॉलिटिक्स इस इशू पर हो रही है कि केवल राहत शिविर में रहने वाले लोगों को ही घर वापसी क्यों, जो राज्य से बाहर हैं, जो बड़ी संख्या में हैं, तो उनको यहाँ पर राज्य में अभी क्यों नहीं लाया जा रहा है। ऐसे इन तमाम चीज़ों के व्यवहारिक कठिनाइयाँ और व्यवहारिक पहलू होते हैं। तो अभी कल शाम तक अपडेट किया तो करीब 1.5 लाख लोगों ने राज्य से बाहर जो रह रहे हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है घर वापसी के लिए, 1.5 लाख। इनमें 18,000 केवल अल्मोड़ा के लोग हैं जो केवल अल्मोड़ा ज़िले में आना चाहते हैं, अल्मोड़ा के निवासी हैं। तो ये इतना बड़ा मतलब जटिलताओं वाला दौर है, इतना बड़ा मैकेनिज्म इसके लिए चाहिए कि 1.5 लाख लोग आएंगे। चूँकि आपको याद होगा कि कोविड-19 जब शुरू हो रहा था तब ये अफरा तफरी मची थी, करीब 60 से 70 हज़ार लोग जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो बाहर काम धाम करते थे अपना, वो वापस आ गए थे। उनमें से 2-3 मरीज भी कोविड पॉजिटिव भी आ गए थे उनके सैंपल। तो ये एक खतरा हमेशा बना रहेगा जो बाहर से लोग आएंगे। सवाल ये है ना कि उनके ये आने का लोग साधन क्या परेशानी होगा। में, अब परेशानी ऐसे वक्त में आई है जब आपदा की स्थिति है, ऐसे में सरकार को वक्त भले ही नहीं मिलेगा लेकिन दूसरी राज्य सरकारें भी तो तैयार हैं, तत्काल इन लोगों को मदद चाहिए। ऐसे में आप कितना और इंतजार करवाएंगे इन लोगों को? देखिए राजीव, हम लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये भावनाओं का खेल नहीं है, ये हमें ज़रूरत क्या है और आवश्यकता क्या है और वक्त की नज़ाकत क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने ट्रेन चलाने की अनुमति दी है बाहर से लाने वाले लोगों के लिए। एक ट्रेन में 1200 लोग आ सकते हैं, केवल 1200। और अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हम 1.5 लाख उत्तराखंडी प्रवासियों को उत्तराखंड में लाएंगे तो दिन में मतलब ट्रेन 50 बार भी यहाँ आएगी तो भी 1 महीने से पहले सिलसिला खत्म नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अभी आपने बड़कोट की घटना दिखाई, बड़कोट की घटना ये बताती है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मजबूत हैं। अगर अपना कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है और वो सुरक्षित है, उसको खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, केवल उसकी आवश्यकता है कि वो अपने घर पहुंच जाए। क्योंकि परिस्थितियां इतनी दर्दनाक हो गई है, हर व्यक्ति बाहर रहने वाला ये चाहता है कि घर चला जाऊं। तो अगर मान लिया वो किसी चीज़ का कैरियर बन के यहाँ आ गया, जो लोग यहाँ पहले से सुरक्षित गांव बस्ती में रह रहे हैं उनको दिक्कत हो गई, तो ये इस मामले को लेकर सरकार के अंदर अंतर्मन में उनके मतलब वो एक मंथन चल रहा है कि भाई ऐसा तो ना हो जाए कि अभी तक जो चीज़ें सुरक्षित हैं वो असुरक्षित हो जाएं। चूँकि जिन राज्यों में जहाँ जहाँ वो लोग रह रहे हैं उन राज्यों की सरकारों से हमारी सरकार का डायलॉग भी हो रहा है, उनके लाने ले जाने की बात भी हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें एमएचए की गाइडलाइन के, भारत सरकार की गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करती है कि उनको लाने का मैकेनिज्म क्या होगा, उनको रखने का मैकेनिज्म क्या होगा, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी वो बाकी लोगों से बचे रहेंगे। गाँव के पास अगर क्वारंटाइन सेंटर बनते हैं तो क्या वो गाँव वालों से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसकी निगरानी कौन रखेगा। तो इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, वरना हम ही लोग सरकार को घेरने का सिलसिला शुरू कर देंगे अगर जरा सी भी स्थिति बिगड़ती दिखी। ये मानकर चले फिलहाल प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि संख्या बड़ी है, विलंब तो होगा। नहीं, तैयार की बात नहीं है, अभी कोई भी सरकार तैयार नहीं है। आप ये देखिए, जो 10,000 लोग 6,000 लोग पिछले 15 दिन में जो बाहर रह रहे थे वो यहाँ आए हैं, उनको भी सरकार लाई है। वो इलाहाबाद हो, कोटा हो, चंडीगढ़ हो, तमाम जगह से 6,000 लोग पिछले 15 दिन में उत्तराखंड आए हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब चूंकि हमारे पास कितने संसाधन हैं हमें ये भी देखना पड़ेगा, हम लाएंगे कैसे, उनकी सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। तो ये तमाम पहलू सरकार के यहाँ मंथन चल रहा है। कल भी एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई, रेल मंत्री से बात की मुख्यमंत्री ने, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने, कि हमारे लोगों को ट्रेन से भेजा जाए। क्योंकि आप यहाँ तो ठीक है, 32 लाख लोगों ने यूपी में रजिस्ट्रेशन कराया है पूर्वी उत्तर प्रदेश वापस लौटने के लिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतनी बड़ी क्राउड को आप कैसे संभालेंगे और कैसे आगे लेकर चलेंगे। और ये हमारे उत्तराखंड सरकार लगातार इस चीज़ का प्रयास कर रही है कि उनको धीरे धीरे कर, थोड़े थोड़े करके भी, मतलब एक पर्याप्त संख्या क्या हो सकती है, एक उपयुक्त संख्या क्या हो सकती है जिसके हम नंबर वाइज उनको ला सकते हैं, उस पर काम चल रहा है। बाकी अभी मैंने बताया 6,000 लोग पिछले 10 दिन में आए हैं, वो भी बाहर ही से आए हैं। और जो यहाँ राहत शिविरों में आकर पहले से रह रहे हैं वो करीब 10,000 लोग इनर उत्तराखंड में अपने अपने घरों भेजे जा चुके हैं पिछले 1 हफ्ते में। कल ही राजधानी से करीब 1200 लोगों को अलग अलग जिलों में भेजा गया, चूंकि उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका था। तो ये सुरक्षा व्यवस्था तो हमें पूरी तरह से चाक चौबंद रखनी पड़ेगी, वरना किसी को लाने का भी कोई फायदा नहीं होगा अगर वो यहाँ आकर असुरक्षित हो जाता है। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो उत्तराखंड में अब तक 6,000 लोगों को लाया जा चुका है। बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जो इस आस में हैं, जब हम फेसबुक लाइव करते हैं या लोगों से हम संपर्क करते हैं, वो अपनी समस्याओं को रखते हैं। कोई बैंगलोर से जुड़ता है, कोई मुंबई से जुड़ता है, कोई
तमिलनाडु से जुड़ता है, अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं। वो यही कहते हैं कि यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं। अब ऐसा नहीं कि सब लोग अच्छे परिवारों से हैं या फिर उनके पास खाने के लिए हैं ही चीज़ें। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ऐसे में वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार को विलंब न करके जल्द से जल्द उन लोगों को लाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। जब दूसरी राज्य सरकारें कर सकते हैं तो त्रिवेंद्र सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। वहीं यमुना घाटी के तहसील बड़कोट, पुरोला और मोरी के लोग जो देहरादून में फंसे थे, उनको भी देर रात को बड़कोट पहुंचाया गया है। तीनों ही तहसील के 12 बसों में 472 लोग बड़कोट पहुंचे। देहरादून प्रशासन की जल्दबाजी और गलत सड़क मार्ग के रूट के चलते 4 घंटे के बजाय 12 घंटे में इन लोगों को बड़कोट पहुंचाया गया, जिसके बाद उनकी स्क्रीनिंग हुई और उसके बाद सभी को क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। ऋषिकेश एम्स में कोरोना का नया केस मिला है। यह खबर हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। ऋषिकेश एम्स में कोरोना का नया केस मिला है। ये एक मरीज के तीमारदार हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिली है। इस महिला के पति एम्स के यूरोलॉजी वार्ड में भर्ती थे और महिला पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है। तो पौड़ी गढ़वाल की ये महिला रहने वाली है, कोरोना पॉजिटिव मिली है और संख्या 61 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। वहीं उत्तराखंड में डेंगू का सीजन भी शुरू होने की कगार पर है। हालांकि अभी तक डेंगू का कोई मामला सामने तो नहीं आया है। वहीं इन सब को देखते हुए सतर्कता भी पूरी बरती जा रही है। देहरादून नगर क्षेत्र में पड़ने वाले सभी 100 वार्ड के पार्षदों को एक सैनिटाइजर मशीन दी गई है, जिसके लिए निगम ने 26,000 लीटर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की है। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है और प्रदेश की बिगड़ते हुए अर्थव्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने मंथन किया है। तो प्रदेश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर यह मंथन प्रदेश के मुखिया ने की है। उच्च स्तरीय सलाहकार समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी है। उच्च स्तरीय एक सलाहकार समिति बनाई गई थी, उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कई सुझाव दिए गए हैं। समिति ने अर्थव्यवस्था को लेकर कई सुझाव दिए हैं। माइक्रो इकोनॉमी को रिवाइव करना होगा, ये समिति ने कहा है। पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करना होगा, ये भी समिति ने सिफारिश की है। समिति ने यह भी कहा है कि स्पेशल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना होगा और जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। तो एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करना होगा स्पेशल। लॉकडाउन 3 के शुरू होते ही देहरादून में ज्यादातर जगहों पर जनता और दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दिखे, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते बाजार में अचानक भीड़ बढ़ने लगी, जिससे कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन होते भी देखा गया। लेकिन ऐसी जगह पुलिस मुस्तैद दिखी। वहीं मसूरी में लॉकडाउन 3 के पहले ही दिन बाजारों में अव्यवस्था देखने को मिली। मसूरी में ज्यादातर दुकानें खुलने से लोगों की भीड़ उमड़ गई, जिसको संभालने के लिए एसडीएम मसूरी वरुण चौधरी खुद सड़कों पर उतरे और लोगों को अनावश्यक बाजार में ना घूमने की उन्होंने अपील की। डीएम ने दुकानदारों से मास्क और दस्ताने अनिवार्य रूप से पहनने के निर्देश भी दिए। चले फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए।